नमस्ते। और आज लास्ट क्लास है भौतिक विभाग की, भारत के भौतिक विभाग की। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है ना सेकंड ग्रेड का, जिसके अंदर लगता है भारत का ड्रेनेज। अब ड्रेनेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? ड्रेनेज को हिंदी में बोलते हैं अपवाह तंत्र। तो हम अगला वो शुरू करेंगे। आज हम भारत के भौतिक विभागों का जो है लास्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसमें थोड़े क्वेश्चन इजी है, जितने भी मैंने पुराने कराए हैं उसमें से भी कुछ कुछ लिए हैं, ताकि आपको आराम से क्या रहे, समझ में आते रहे। और मैं पहले भी बोल रही थी अभी 2-3 क्लासों में कि जैसे ही ये एमसीक्यू सीरीज खत्म होगी, मैं आपको सेकंड ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से जो इंडियन जियो लगती है वो मैं आपको जरूर से पढ़ाऊंगी थ्योरी पे। ठीक, और आप ये मुझे मेक श्योर करें कि आप पूरी की पूरी क्लास जिस दिन ऑन एयर हुई है या उसी दिन देख लेंगे, आप बैकलॉग नहीं चढ़ाएंगे। तब तो हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, अच्छे से सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। और उसके बाद मैं फिर से आपको कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस भी कराऊंगी। बस उसमें आपको भी अपनी उपस्थिति बराबर क्या देनी होगी, बराबर देनी होगी। और वैसे भी जिसको पढ़ना होगा ना, वो मस्त से सारे के सारे चीज़ों को क्या करता जाएगा, देखता जाएगा, दिमाग में याद करता जाएगा, और अंतोगत्वा जो मैं हमेशा कहती हूँ कि वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा। तो चलो, अभी भी आप एकदम रेगुलर हो, और ये रेगुलरिटी ही आपको क्या पहुंचाएगी, अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। और हम पहले माँ भगवती को नमस्कार करेंगे, और फिर हम अपनी क्या करेंगे, क्लास शुरू करेंगे। ताकि माँ का आशीर्वाद रहा तो हमने कुछ पढ़ा उसमें से पेपर में आ गया तो बहुत अच्छे। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन मैं क्यों कह रही हूँ कि इजी है, क्योंकि अरावली श्रेणी के बारे में सबको पता है। तो पहले क्वेश्चन पे तो आज मुझे ज़्यादा क्या नहीं देना, आपको ज्ञान नहीं देना। बहुत सिंपल सी बात है कि अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो अरावली श्रेणी तो हमारी है, तो कौन से राज्य में स्थित होगी? आपके राजस्थान में स्थित होगी। क्लियर? आगे चलूं? तो चलो, अब एक बार मुझे ये बता दीजिए आप सभी लोग कि भारत के अंदर जो 9 तटीय राज्य है, गौर से सुनना, भारत के अंदर जो 9 तटीय राज्य हैं, कितने? 9 तटीय राज्य की बात कर रही हूं मैं, यूटी की बात नहीं कर रही हूं। इस 9 तटीय राज्य में पहले तीन पहले तीन ऐसे तटीय राज्य बताइए जिनकी तटीय रेखा सबसे ज्यादा है, तटीय रेखा मैक्सिमम है। अब मैं इस बात पे बार बार क्यों जोर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कोस्ट लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ आपको याद रहे। दूसरा, इसी वक्त इसी पहले क्वेश्चन पर आप मुझे ये भी बताएंगे कि भारत के 9 तटीय राज्यों में से ऐसे 2 राज्य बताइए जिनकी कोस्ट लाइन सबसे कम है। ठीक, ये दोनों आंसर मुझे आपको देने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और इससे थोड़ा टेस्टर भी लग जाएगा। मुझे पता चलता रहेगा कि आप कितने सीरियस हैं, कितना एमसीक्यू बराबर बराबर देख रहे हैं, जो जो बात मैंने बताई है उसको दिमाग में रख रहे हैं या नहीं रख रहे। क्योंकि मेरा काम यही है कि चेक करते रहना, पहले सब चीज़ बता देना और उसके बाद क्या करते रहना, चेक करते रहना। अब आगे चलूँ मैं? चलो, हाँ, अगला देखो। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। अब देखो, मैं फिर से आपको धरा रही हूँ, आज यहाँ पे आपको लिख कर दे रही हूँ कि जब आपको पेपर करना है तो पेपर करने में कौन कौन सी बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो मैंने इस पूरी एमसीक्यू की, आज शायद ये 10 नंबर क्लास है, उसमें बार बार बोला है। लेकिन आज मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। लिख कर इसलिए दे रही हूँ ताकि जब मैं अगला फेज का एमसीक्यू लाऊं, जिस भी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के हिस्से का, तब आप मुझे ये बात मेक श्योर करें कि मैम ये पॉइंट आपने हमें बताए थे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई है कि क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को क्या पढ़ना है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत क्या पढ़ना है आपको? ध्यान से पढ़ना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि नहीं नामक चीज को किस में बंद कर देना है? बॉक्स में। इस नहीं पर आपको क्या रखना है? गौर रखना है। तीसरी बात मैंने क्या कही? असत्य कथन को भी क्या रखना है? आपको गौर रखना है और बॉक्स में बंद करना है। फोर्थ चीज मैंने क्या बताई कि जो बहुत कथनों वाले क्वेश्चन हैं या बहुत लैंग्वेज के साथ अगर कोई क्वेश्चन आया है, बहुत लैंग्वेज के साथ अगर कोई क्वेश्चन आया है, तो आपको उसे कैसे हैंडल करना है? उसे आपको धीरे धीरे हैंडल करना है। कैसे हैंडल करना है? धीरे धीरे। ये पहली 4 चीजें मैंने आज तक की क्लास में आपको सिखाई है। जब मैं अगले फेज में बढ़ूंगी,
यानी कि इसके बाद जब मैं ड्रेनेज के क्वेश्चन करवाने लगूंगी तब मैं आपको अगली 4 बातें बताऊंगी जो पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं रोज कहती हूँ सारा का सारा खेल है ना, बहुत सही से पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट से पढ़ने के बाद, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज लेने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है ना वो पेपर अटेम्प्ट करने में आती है। मुझे लगा शायद आपको लिखकर भी एक बार दे देना चाहिए ताकि आप लोगों के लिए क्या रहे, थोड़ा आसान रहे। तो अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार या हम अपनी पिछली क्लास के अंदर भी बहुत बार मैप पे सॉल्व किया है, और अगर आपको वो मैप अच्छे से याद है ना तो आपको पता चल जाएगा कि भारत के पश्चिम तटीय मैदान, अब देखो यहाँ पे पश्चिम तटीय दिया गया है, मतलब कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो पूर्व तट का होगा, उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। अब इन सबको देखो, इसमें से पूर्वी तट की ओर कौन सा तट आता है, कोरोमंडल द्वीप, कोरोमंडल तट आता है, इसलिए सबसे पहले कौन सा आउट हो जाएगा, कोरोमंडल। अब बचता है कर्नाटक, मालाबार और कोंकण। अब वो क्या, कौन सा भाग पूछ रहा है आपको, उत्तरी भाग पूछ रहा है। अब जब आपको उत्तरी भाग पूछ रहा है ना तो मालाबार तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दक्षिण में है केरल के पास, और कर्नाटक भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने दक्षिण भारत का मैप याद किया था, केरल के ऊपर ही कौन है, कर्नाटक है। तो आपके पास सही आंसर एकदम बच जाता है और वो कौन सा होगा, कोंकण तट होता है। ये टैक्टिक्स भी अब लगातार आपको क्या करनी होगी, सीखनी होगी। पेपर अटेंड करने के तरीके में ही सिलेक्शन की चाबी छुपी होती है। जब हम अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना तो शायद आपने पेपर अटेंड करने का तरीका नहीं सीखा है। क्लियर, आगे चलूं, चलो। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको ये सिखा कर जाऊं। अब देखो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप पूछा है। अब भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है भला, तो बहुत सिंपल है, भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप है सालसेट द्वीप। अब कहोगे मैम सालसेट द्वीप, यस, सालसेट द्वीप जो है वो अरब सागर के अंदर स्थित है, और इसी सालसेट द्वीप पर आपके मुंबई स्थित है ना। मुंबई जो इतना अच्छा अच्छा पिक्चर्स बनाता है, देखो मेरे को तो बड़ा शौक है पिक्चर्स देखने का, तो वही जो मुंबई है, जो माया नगरी है जहाँ दुनिया भर की पिक्चर्स बनती है, और दुनिया भारत की वो आर्थिक राजधानी भी है, वो कौन से द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर। इसलिए तो देखा करो मुंबई में कितना जगह का कमी है, सब लोग एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं। ऐसे तो वो फैल ही नहीं रहा है, वो कैसे फैल रहा है, ऊपर की तरफ वो क्या कर रहा है, फैल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको क्या रखोगे आप, याद रखोगे। तो सही आंसर क्या होगा, सालसेट। अब मान लो किसी स्टूडेंट को नहीं याद आए कि भाई सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो देखो बहुत आसान है, अंडमान और लक्षद्वीप हो नहीं सकते क्योंकि उनकी आबादी बहुत कम है। अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है मांजुली के साथ, लेकिन यहाँ पे जिस द्वीप की बात हो रही है वो नदी द्वीप की नहीं हो रही है, वो सागरीय द्वीप की बात हो रही है। इसलिए मांजुली कैसा द्वीप है, नदी द्वीप है, और नदी द्वीप होने के कारण मांजुली इसका आंसर नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा, सालसेट होगा। अब अगर किसी को याद भी नहीं है ना कि सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, लेकिन अगर इतना सा ब्रेन अप्लाई कर लिया और एलिमिनेशन को लागू किया तो भी आराम से क्या हो सकता है, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब ध्यान रखे कि जो माजुली है, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर स्थित, कौन सी नदी के अंदर स्थित, आपके ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर स्थित। ओके, एक बार मेरा नदी का स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक। तो देखो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, इस नदी के अंदर स्थित, इस नदी के अंदर स्थित एक कैसा द्वीप है, नदीय द्वीप है ये, मतलब नदी के अंदर बना द्वीप है। और ये कहाँ स्थित है, ये असम में स्थित है आपके, और ये सर्वाधिक जनसंख्या रखता है, ठीक है। लेकिन हाल ही के दिनों में अगर आप बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट देखोगे तो आप देखोगे कि मिट्टी कटाव की समस्या इतनी ज्यादा हो गई है माजुली के अंदर, और बाढ़ भी इतना ज्यादा आने लग गया है कि वहां से लोग छोड़ छोड़ कर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन इतना समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगले वाले क्वेश्चन पे चलें अपन, चलो। अब देखो मांजुली द्वीप के बाद अपन अगले पे चलते हैं, सर्वाधिक तटीय अप्रदन। देखो अब यहाँ पे शब्द देखो क्या लिखा हुआ है, तटीय अप्रदन, मतलब जो भारत के कोस्ट हैं, भारत के तट है, चाहे आपका कोंकण तट हो, चाहे आपका काठियावाड़, काठियावाड़, कोंकण, कर्नाटक, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार तट, ये जितने भी भारत के तट है, या भारत के 9 तटीय राज्य हैं और 4 यूटी है भारत के पास, जो कि पूरे के पूरे किसके अंदर है, पानी के अंदर है। तो वो यही पूछ रहा है कि जो कोस्टल एरियाज है भारत में, वहां पे इरोजन
इरोजन, इरोजन हिंदी में बोलते हैं अप्रदन। अप्रदन का मतलब होता है कटाव, अप्रदन का मतलब क्या होता है? कटाव। अब ये कटाव कौन कौन कर सकता है? तो बहुत आसान है। कटाव करने के लिए 3 बदमाश लोग जिम्मेदार है। कितने बदमाश लोग जिम्मेदार हैं? 3 बदमाश लोग। अब अप्रदन वायु यानी कि हवा भी कर सकती है, और अप्रदन कौन कर सकता है? पानी, पानी भी अप्रदन कर सकता है। तो वायु और पानी, एक और चीज है इसके अंदर, वो हमारे अभी समझने में काम की जरूरत नहीं है। बेसिक, हाँ, तापमान, टेम्परेचर से भी क्या होता है? कई बार अप्रदन होता है, तापमान से भी होता है। चट्टानें कटनी शुरू हो जाती है हीट बहुत ज्यादा पड़ने की वजह से। तो बहुत सिंपल है, आपको 2 याद रखनी है। 2 कौन कौन सी याद रखनी है आपको? तो 2 आपको जो याद रखनी है ना, जो मेजर है वो है वायु के द्वारा और पानी के द्वारा। अब आपसे तटीय पूछ रहा है और तट के अंदर पानी लगता है, तो पानी के द्वारा कौन सी चीज सबसे ज्यादा अप्रदन करेगी? वो किससे होगा? सबसे ज्यादा लहरों से होगा। किससे होगा? सबसे ज्यादा लहरों से। तो बहुत सिंपल सा आंसर दे देना कि जब भी किसकी बात आए, तो देखो इधर, कि जब भी आपकी किसकी बात आए? अप्रदन की बात आए। और कौन से अप्रदन की बात आए? तटीय अप्रदन की बात आए। और जब भी तटीय अप्रदन मतलब ये कोस्ट लाइन जो हमारी है, ये जो हमारी कोस्ट लाइन है, और जो हमारे द्वीपों के पास जो हमारी कोस्ट लाइन है, ठीक, जब भी इस तरीके की बात आए कि हम किसकी बात करें? तटीय अप्रदन की बात करें, यानी कि तटीय जगहों पर कटाव की बात करें, और उसमें भी हम किससे पूछें? मैक्सिमम पूछे, तो मैक्सिमम किसके द्वारा की जाएगी? लहरों के द्वारा की जाएगी। अब बताओ लहरें कैसे करेगी? तो बहुत आसान है। लहरें जो होती है वो समुद्र के अंदर तीव्र गति से उठेगी और तट से टकराएगी, और जब वो तीव्र गति से उठेगी और तट से टकराएगी, 1 मिनट, फोन बज रहा है मेरा। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं क्लास में अपना फोन ऑफ करना भूल गई हूँ, और इस वजह से फोन आ गया बीच में, सॉरी सबको। ठीक, अब कुछ नहीं हो सकता, अब गया। पता नहीं क्या होता है, जब क्लास रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, तो मम्मी को और भी रिलेटिव्स को और भी स्टूडेंट्स को टीचर की बड़ी याद आती है, उससे पहले नहीं आती है। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलो, अभी हम बात कर रहे थे सर्वाधिक तटीय अप्रदन की। तो बहुत सिंपल है। क्या सिंपल सी बात है कि देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि कोस्ट के पास समुंदर होगा। अब जब कोस्ट के पास समुंदर होगा, तो समुंदर से लहरें आएंगी, और लहरें कोई ऐसा तो है नहीं कि वो आम गति से आती है। लहरें आती है एकदम तेज गति से, और तेज गति से जब वो तट पर टकराती है, तो वो तट पर क्या करती है? अप्रदन करती है। और इसी वजह से सर्वाधिक तटीय अप्रदन किसके द्वारा होता है? लहरों के द्वारा होता है। क्लियर? आगे चलूं? चलो, हाँ, अब चलते हैं अपन आगे। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? भाई, अब वो आपको ये पूछ रहा है कि भौतिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक कौन स्थित है। ठीक, तो चलो देखो सबसे नजदीक कौन स्थित है। एक क्वेश्चन शायद तक मुझसे छूट गया है। 1 मिनट, मैं थोड़ा अपना फोन को उस मोड पे कर दूं, फिर से फोन आ रहा है। तो 1 मिनट दीजिए मुझे आप लोग। 1 मिनट में मैं वापस आपके सामने होंगी। 2 मिनट की बात है बस। आज मैंने इसको साइलेंट मोड पे नहीं किया, और इस वजह से ये बार बार आ रहा है, और शायद मुझे लगता है किसी इम्पोर्टेंट पर्सन का है तभी, वरना इतना मैसेज नहीं आता। चलो, चलो, हाँ, अब सब सही है, और इस छोटी सी गलती के लिए माफी। चलो, अब हम अपने 5th नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन आपको वापस क्या करना है? याद करना है। और याद करने वाला क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। याद करने वाला क्वेश्चन भी है और कैसा है? इम्पॉर्टेंट भी है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? कि कौन ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक स्थित है? तो कौन सबसे नजदीक स्थित है ग्रेट निकोबार के? तो सुमात्रा जो है वो ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक स्थित है। याद रखना है डायरेक्ट। अब क्या करोगे, बस आराम से दिमाग में बिठाओ कि जो सुमात्रा जो द्वीप है वो हमारे ग्रेट निकोबार के
पास में स्थित है। अब कैसे याद रखोगे लंबे समय तक, वही टेक्टिक्स अपनाएंगे अपन कि जब आप क्लास में एंटर होगे, एंटर होते ही पहली एक लाइन जो आपको याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि जो सुमात्रा द्वीप है वो हमारे ग्रेट निकोबार से क्या पड़ता है, पास पड़ता है। बाकी सब चीजें छोड़ो, ऐसा याद रखो कि ग्रेट निकोबार का सबसे पहला जो पास वाला पड़ोसी है वो कौन सा है, सुमात्रा है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब देखो 6th नंबर क्वेश्चन को, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सूची के दिए गए कूट से सही उत्तर का क्या करना है, आपको चयन करना है। अब देखो एक तरफ सूची फर्स्ट और एक तरफ सूची सेकंड दे रखी है, एक तरफ राज्य दे रखा है और दूसरी तरफ आपसे क्या पूछी है, सबसे ऊंची चोटी पूछी है। अब देखो पहला इधर देखो, दोदा बेटा, दोदा बेटा कहाँ स्थित है, आपके कौन से राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। तो उल्टा चलो, डी में क्या लिख लो, फर्स्ट लिख लो। ठीक, यानी कि तमिलनाडु आएगा तब हमें क्या करना होगा, दोडा बेटा। अब पीछे की तरफ देखो, ये जो काम सिखा रही हूँ ना वो जरूर से सीखे, इससे आपका टाइम भी सेव होगा और एक्यूरेसी अच्छी होगी। और जब दोनों चीजें अच्छी होगी ना तब आपका वो जो नेगेटिव कम होने वाला प्रॉब्लम है ना, देखो हर बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है, एक आम सा क्वेश्चन है कि नेगेटिव कैसे कम करें। अब मैं लगातार इन क्लासों में आपको सिखाती जा रही हूँ कि आपको नेगेटिव से कैसे लड़ना है, नेगेटिव से कैसे को कम करना है। और जब भी आप ये सीख जाएंगे कि नेगेटिव कैसे कम हो रहे हैं, देखना उस साल आपका नाम उस पीडीएफ के अंदर होगा, जो रिजल्ट वाली पीडीएफ होती है ना, और वो फाइनल कट ऑफ वाली पीडीएफ में भी आप खुद को पाएंगे। यही एक सबसे बड़ा वो कहते हैं ना कि आगे बढ़ने में, एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा दुख जो देता है ना वो नेगेटिव मार्किंग देता है। और लगातार मेरा ये प्रयास जारी है कि मैं आपको सिखा के जाऊं कि आपको नेगेटिव मार्किंग से कैसे लड़ना है। ठीक, तो अब देखो हम डी फर्स्ट, डी में क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन को हम काट देते हैं क्योंकि ये दोनों ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हम श्योर हैं कि डी में क्या आएगा, फर्स्ट ही आएगा। अब हम आगे चलते हैं, नंदा देवी लिखा हुआ है, नंदा देवी की हाइट भी शायद आप लोगों को याद होगी। और अगर आपको नंदा देवी की हाइट याद है तो आपको क्या करना होगा, अभी टाइप करना होगा। ठीक, तो देखो नंदा देवी की हाइट क्या है, उत्तराखंड, नंदा देवी की, सॉरी, नंदा देवी आपको कहाँ मिलता है, उत्तराखंड में। तो सी में आपके पास क्या होगा, 2। अब हमें इन्हीं दो ऑप्शन में ढूंढना है, अब हम इन्हीं दो ऑप्शन में ढूंढेंगे। तो ये देखिए सी में 2 है, मतलब हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें ऑप्शन का मैचअप तो करना है, पर हमारे पास सही आंसर निकला हुआ है और वो सही आंसर कौन सा है, सी है। अब आ जाओ अन्नाई मुड्डी, तो अन्नाई मुड्डी 3 नंबर पर है। 3 नंबर पर हम किसको देख रहे हैं, अन्नाई मुड्डी को। अन्नाई मुड्डी कहाँ स्थित है, आपके केरल में। तो ए के पास क्या हो जाएगा, 4। तो देखो ए के पास 4 है, सॉरी ए के पास हो जाएगा 3, ए के पास क्या हो जाएगा, 3। अन्नाई मुड्डी कौन सा नंबर पर है, 3, तो ए के पास 3 है, ये रहा देखो ए के पास 3। फिर देखो सारामती, सारामती तो हमें पता है किसके पास है, नागालैंड के पास। तो बी में क्या आएगा आपका, 4, तो बी में 4 ये रहा। तो देखो कितने आसानी से आपका आंसर निकल गया। अगर आप नीचे की तरफ से आगे बढ़ते या ए बी सी डी, अगर आप राज्य को लेकर आगे पहले बढ़ते तो शायद आप क्या हो जाते, कंफ्यूज हो जाते। लेकिन आप इस तरफ से आगे बढ़े और पीछे से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो ये आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया। और लगातार मुझे बताते जाइएगा कि इस तरीके से आप पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर कर पा रहे हैं तो इसको और अच्छी प्रैक्टिस में लाएं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे फिर से लिख के भेजिएगा कि मैम थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ रहा है, ताकि मैं आपको और अच्छे ढंग से बता सकूं। ठीक, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का, अब फिर से कौन सा क्रम पूछा है, पश्चिम से पूर्व। अब मैंने आपको कल की क्लास में एक चीज बताई थी कि जब भी हमें किसी भी चीज का क्रम पूछे तो हमें जिस क्रम में पूछा है उससे पहले ठीक उल्टे क्रम में ऑप्शन को देखना होगा और उसी से अपना आंसर लिखना निकालना होगा। और मैंने आपको रिवर्स साइको का तरीका बताया था। क्यों बता रही हूं मैं, क्योंकि एग्जामिनर जब हमें जिस डायरेक्शन से पूछ रहा है उसी डायरेक्शन में अगर वो सारे ऑप्शन सेट करेगा तो वो टफेस्ट ऑप्शन सेट करेगा। वो इजी किस तरफ करेगा, पीछे की तरफ इजी करेगा। और हमें एग्जामिनर से ठीक उल्टा चलना है कि अच्छा ठीक है तुमने आगे का सीरीज टफ सेट किया है ना, हम पीछे से पकड़ेंगे। और जैसे ही आप पीछे से देखना शुरू करोगे चीजें क्या होनी शुरू हो जाएगी, आसान होनी शुरू हो जाएगी। और कल की क्लास में मैंने आपको ऐसा 2 बार करके दिखाया है, आज फिर मैं आपको करके दिखाऊंगी। अब देखो कौन से भारत की बात हो रही है, मध्य भारत। अब आप कहोगे मैम अभी तक आपने हमें मध्य भारत याद नहीं कराया, कल की क्लास में आपको मैं मिड इंडिया याद कराऊंगी। ठीक,
तो मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, कौन सा एक सही क्रम है। ठीक, अब हमें कौन सा लगाना है क्रम, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हम नीचे की तरफ लिख लेते हैं पूर्व और ऊपर की तरफ क्या लिख लेते हैं, पश्चिम। अब हमें क्या करना है, पूर्व पे गौर रखना है। तो देखो छोटा नागपुर का पठार आपको पता है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा की साइड है ना, ये वाला हिस्सा है। तो इन सब में सबसे पूर्व पे कौन स्थित होगा, छोटा नागपुर का पठार। सबसे पूर्व में कौन सा स्थित होगा, छोटा नागपुर का पठार। अब जब सबसे पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है तो ये तीन ऑप्शन, जहाँ पे सबसे लास्ट में छोटा नागपुर दे रखा है और ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट, ये आंसर हो ही नहीं सकता। तो देखो सबसे आसान हो गई ना काम। अब छोटा नागपुर के पठार के पास ही, क्या कह रही हूं मैं आपको, कि छोटा नागपुर के पठार के पास से ही हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैकाल श्रेणी आती है, मैकाल श्रेणी के ठीक आगे क्या है आपका, छोटा नागपुर का पठार। मतलब छोटा नागपुर के पठार के ठीक ऊपर आपको कौन सी श्रेणी देखने को मिलेगी, मैकाल श्रेणी। तो अब ढूंढो इसमें छोटा नागपुर से पहले मैकाल कहाँ है। तो यहाँ पे तो सतपुड़ा लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे मैकाले लिखा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पे महादेव लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा सीधा आंसर निकल गया कौन सा है, मैकाल। अब मैकाल से पहले कौन सी श्रेणी आती है, मैकाल से पहले आती है महादेव श्रेणी। कौन सी श्रेणी आती है, महादेव श्रेणी। और सबसे पश्चिम में कौन सी आती है, सतपुड़ा श्रेणी। तो देखो कितना आसान है, पहले सतपुड़ा, फिर सतपुड़ा से थोड़ा आगे जाओगे तो महादेव हिल्स आती है। महादेव हिल्स के बाद आपको थोड़ा और आगे जाना है, मैकाल हिल्स आएगी। मैकाल हिल्स के पास ही आपका अमरकंटक का पठार भी है। फिर थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको कौन सा दिखेगा, सबसे पूर्व के अंदर छोटा नागपुर का पठार। तो पूरा सीरीज ढंग से समझ में आया कि पहले सतपुड़ा करना है, देन महादेव करना है, देन मैकाले और देन छोटा नागपुर। और पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है इन चीजों को कॉमन सेंस के साथ, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्या किया है, करके दिखाया है। और इसी तरीके को आपको बार बार अप्लाई करके देखना होगा टेस्ट सीरीज में। नहीं हो रहा है, फिर भी नेगेटिव हो रहे हैं, तो मुझसे क्या करना होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, ताकि मैं आपको तरीका और अच्छे से बता सकूं। क्लियर, आगे चले, चलो। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फॉल बेसिन, बिल्कुल हम देखेंगे अभी इम्फॉल बेसिन को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, इसलिए आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब क्या कहा गया है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फॉल बेसिन, ठीक एक सुंदर उदाहरण है। क्या है, एक सुंदर उदाहरण है। अब देखो करते हैं इसको। तो लोयस का मैदान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है लोयस का मैदान किससे बनता है, जब एक जगह से मिट्टी उड़ती है और दूसरी जगह पर मिट्टी जाकर बैठ जाती है। तो वायु अपरदन के द्वारा जब एक जगह से मिट्टी को उठाया जाता है और दूसरी जगह मिट्टी को जमा कर दिया जाता है, तब कौन सा मैदान बनता है, लोयस का मैदान। तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। हिमनदीय मैदान, ना ग्लेशियर यहाँ पे नहीं है। अब बचता है सरोवरी मैदान और जलोढ़ मैदान में कंफ्यूजन। तो देखो ध्यान रखना कि जो मणिपुर का जो इम्फॉल बेसिन है वो बेसिकली लेस्चराइन डिपॉजिट है, सरोवरीय मैदान है। कौन सा मैदान है, सरोवरीय मैदान। अब कहोगे मैम सब कुछ समझाओ, तो जब हम इंडियन जियो का पूरा कॉन्सेप्ट वाला थ्योरी वाला क्लास शुरू करेंगे, उस वक्त मैं आपको पूरा कंप्लीट एक छोटा सा हिस्सा है वो वहाँ पे ज़रूर समझाऊंगी। तब तक के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो मणिपुर का इम्फॉल बेसिन है, क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, वो एक सरोवरी मैदान है। इसके बारे में हम और आगे विस्तृत चर्चा तब करेंगे जब जल्दी मैं आपके लिए इंडियन जियो की थ्योरी की क्लास लाऊंगी। ठीक, चले आगे, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको सही कथन के बारे में बताना है, तो हम सही वाले हिस्से को किस में बंद कर लेते हैं, बॉक्स में बंद कर लेते हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। मुख्य हिमालय कौन सा हिमालय हुआ, जो वृहत हिमालय है। वृहत हिमालय जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, जिसको हम महान हिमालय भी कहते हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं, मुख्य हिमालय भी कहते हैं, इनर हिमालय भी बोलते हैं, आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं,
उसी हिमालय में जो परतदार चट्टानें हैं उसमें जीवाश्म नहीं मिलते। तो बिल्कुल सही बात है, उस जगह पर क्या नहीं मिलेंगे आपको, जीवाश्म नहीं मिलते। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। हाँ भाई, जो लघु हिमालय है, जो महान या मुख्य हिमालय के ठीक नीचे स्थित है, वहां पे आपको क्या मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं या कभी आपने स्कूल टाइम में थोड़ा बहुत एंथ्रोपोलॉजी का ज्ञान लिया है, तो शायद आपको पता होगा कि हमारे पूर्वजों के कुछ साक्ष्य जो है वो हमें लघु हिमालय या बाहरी हिमालय या शिवालिक से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या है आपका, ट्रू है, यानी कि अ ब स तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारे, सही है। तो सही आंसर क्या होगा, डी। चले आगे, चलो। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र प्राचीन है। अब देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं वेट कर रही हूँ कि आप लोग क्या देंगे, मुझे आंसर देंगे। तो इसके ऑप्शन भी बहुत ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन भी सबसे अच्छे से पढ़ लिया आपने। अब सबसे प्राचीन पूछा है, देखो सबसे पुराना तो हमारा वो त्रिभुज वाला हिस्सा है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो सबसे पुराना कौन है हमारा, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। हाँ, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। अभी मैंने आज आपको जब सिखाया था कि पेपर अटेम्प्ट करते वक्त क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखो, पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, उसमें एक बात यही लिखी हुई है मैंने कि नहीं को क्या करना है, आपको गौर से देखना है ना। तो चलो वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें हमें नहीं बहुत गौर से देखना है कि मेघालय पठार का अंश कौन सा नहीं है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो देखो, गारो खासी जयंतिया का तो मैंने आपको फोटोग्राफ भी बना के बताया था, और भुवन की पहाड़ियां और मेघालय पठार का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो हटा दो इसको। ठीक, इजी क्वेश्चन, आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रेणियां दी गई है, उसमें से कौन सी एक ऐसी पर्वत श्रेणी है हिमालय की जो आपके प्यारे भारत में स्थित नहीं है, आपके और हमारे, हम दोनों के प्यारे भारत में स्थित नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये जितनी भी चोटियां दे रखी है ना, ये सारी की सारी वृहत हिमालय की है, सारी की सारी किसकी है, वृहत हिमालय की है। और वृहत हिमालय की है, या हम ये कहें किसकी है, महान हिमालय की है। जैसे नंगा पर्वत, कामेत, नामचा बरवा और गुरला मंदाता। अब इसमें से गुरला मंदाता जो है वो किस में स्थित नहीं है, आपके भारत में स्थित नहीं है, ये आपके तिब्बत में स्थित है। किस में स्थित है, तिब्बत में। और इस साल, जैसे पिछले साल त्रिशूल पूछा था सेकंड ग्रेड में, इस साल हो सकता है और त्रिशूल भी वृहत हिमालय में ही स्थित है। और मैंने जो पेपर का ट्रेंड देखा है सेकंड ग्रेड के अंदर, इंडियन जीओ में अगर भौतिक विभाजन लगता है ना, तो एक हिमालय की चोटी से क्वेश्चन जरूर आता है। इधर भी वो आपको हाइट पूछे पर्वत का, या फिर वो ये पूछे ये कहाँ स्थित है, ट्रांस में, वृहत में, या लघु में, लघु या मध्य में, या फिर शिवालिक में, या वो डायरेक्ट पूछते हैं कि कौन सी भारत में है या कौन सी भारत में नहीं है, या पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम क्रम लगवाते हैं। तो इस साल जो मुझे लग रहा है ना कि कौन सा पूछा जा सकता है, तो गुरला मंदाता पूछा जा सकता है कि गुरला मंदाता क्या भारत में स्थित है। या ये भी पूछा जा सकता है कि गुरला मंदाता कौन से हिमालय का भाग है, तो वृहत हिमालय या हिमाद्री का भाग है। और वर्तमान में कहाँ स्थित है, ये तिब्बत में स्थित है, जो चाइना के द्वारा प्रशासित है। तो ठीक, आगे चलूं मैं, चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब युग्म में एक तरफ आपको ग्लेशियर दे रखा है, दूसरी तरफ आपको क्या देखना है, नदी को देखना है। तो देखो, अब इसमें भी वही करेंगे हम, पेयर आराम से मैच करेंगे। तो देखो, जो सही है ना उस पर आपको गौर रखना है। किस पे गौर रखना है, जो सही है उस पर। तो देखो, सबको पता है बंदर पूंछ से कौन सी नदी निकलती है, यमुना। तो एक नंबर पेयर तो आपका क्या है, सही मैच है, पहला पेयर बिल्कुल सही है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, बारह सिंगरी से कौन निकलती है, आपकी चिनाब। तो हाँ, ये भी सही है, बारह सिंगरी से क्या निकलती है, चिनाब, और याद रखोगे। फिर देखो, सियाचिन ग्लेशियर मैंने कल ही क्लास में आपको बताया है, नुब्रा से निकलती है, नुब्रा घाटी से। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि 1, 2 और 4 बिल्कुल क्या है आपका,
करेक्ट है। तो 1, 2 और 4 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आपको याद रखना है कि बंदरपुच से यमुना नदी है, बारह शिगरी से चिनाब है, और सियाचिन कल मैंने बताया था आपको कहाँ से निकलता है, नुब्रा वैली से। क्लियर, आगे चलो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ठीक, और आपका होमवर्क सुन लो, आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि मिलाम और जेमू से कौन सी नदी निकलती है। मिलाम जो हिमनद है उससे, और जो जेमू हिमनद है उससे। ठीक, आगे चलती हूँ। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। अब फिर से हम नहीं पे गौर रखेंगे कि भाई वो ऐसी कौन सी पहाड़ी है जिस पर चाय नहीं उगाई जाती। तो देखो, नीलगिरी हिल्स भले ही दक्षिण में है लेकिन वहां पे भी चाय का खेती होता है। दार्जिलिंग तो है ही मशहूर किसके लिए, आपका चाय की खेती के लिए। अब आप देखोगे कानन देवन और गिरनार। गिरनार हिल्स आपकी गुजरात में स्थित है, और गुजरात के जलवायु का, गुजरात की जलवायु का बिल्कुल भी लेना देना नहीं है किसके उगने से, चाय के उगने से। गिरनार हिल्स जो हैं उनकी जलवायु का बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है चाय की खेती से। तो इस कंडीशन में आपका सही आंसर क्या होगा, गिरनार हिल्स होगा। ठीक, आगे चलूं, चलो। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, देखो यहाँ कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी हो सकती है, अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डेमम, शेवरॉय। कन्याकुमारी सबसे नीचे की ओर है, यही सबसे बड़ा हिंट है। तो देखो, अगर हम भारत के मैप को देखें तो सबसे नीचे की ओर कौन है, कन्याकुमारी है। तो बताओ कन्याकुमारी पे कौन सी पहाड़ियां हो सकती है, सामने दिख रहा है आपको आराम से, कौन सी पहाड़ियां हैं ये, कार्डेमम की पहाड़ियां हैं, इलायची की पहाड़ियां हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका, कार्डेमम होगा। क्लियर, और ये तो हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं, कार्डेमम की पहाड़ियों के तो पीछे हम हाथ धो के पढ़े हैं, है ना। चलो, सेनकोट्टा पास के बारे में पता है ना सबको। ठीक, चलो। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है, ये भी मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको बताया था कि जो करेवाज है वो प्रादेशिक आधार पर कौन से हिमालय में मिलते हैं। अब ऑप्शन को ध्यान से पकड़ो, उत्तर पूर्वी हिमालय, नाना ये तो नहीं हो सकता, पूर्वी हिमालय बिल्कुल नहीं, फिर हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, नाना हिमाचल उत्तराखंड नहीं होगा। तो कौन सा आंसर होगा, कश्मीर हिमालय। चाहे कश्मीर हिमालय कहो, चाहे पंजाब हिमालय कहो, इसी हिमालय के अंदर जो कि सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है प्रादेशिक आधार पर, वहीं पर करेवास पाए जाते हैं। और मैंने बताया था करेवास जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी उपजाऊ मिट्टी है उन लोगों के पास। और उसी करेवास के अंदर जो है आपके जाफरान, केसर की, अखरोट की, बादाम की, सेब की, नाशपाती, आड़ू, इन सब की खेती होती है। लेकिन ये फेमस जाफरान केसर की खेती के लिए है। और करेवास जो है वो आपका एक कश्मीरी शब्द है जिसका मतलब होता है ऊंची पठारी भूमि। और ये कैसे बनी ऊंची पठारी भूमि या करेवास कैसे बने, वो भी मैंने आपको बताया था कि पीर पंजाल श्रेणी बहुत बदमाश थी, उसने पानी को रोक दिया था, और पानी जब यहाँ पे रुका और वहीं सूखा, और सूख कर जो है वो पूरा का पूरा प्लीस्टोसीन टाइम के अंदर क्या बन गया, एक मैदान बन गया जो बहुत फर्टाइल था, और उसी के अंदर ये सारे खेतियां क्या हुई, शुरू हुई। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, कश्मीर हिमालय। आगे चले, चलो। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर, देखो अब फिर से पश्चिम से पूर्व हुए। अभी देखो आपको फिर से समझ में आ रहा होगा ना कि एग्जामिनर ने पश्चिम से पूर्व किया है, तो हम पीछे से आगे आएंगे, हम पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे, फिर ऑप्शन में चेक करते हुए आंसर टिक कर देंगे। ठीक, उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अब जो मैं आपको कहती हूँ ना कि एग्जामिनर हमें आगे से फंसाएगा, ये देखिए, बड़वानी की पहाड़ियां लिखी हुई है ना, यहाँ पे भी बड़वानी की पहाड़ियां लिखी हुई है, यहाँ पे भी बड़वानी की पहाड़ियां लिखी हुई है, यहाँ पे भी बड़वानी की पहाड़ियां। अब ये क्वेश्चन इसलिए नहीं दिया गया है कि आप इतना टफ नहीं बनाया गया, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक बड़वानी पहाड़ी डाल के आपको सिर्फ टॉर्चर किया जा रहा है एग्जामिनेशन हॉल में। वो बस ये चेक करना चाहते हैं कि आप सिंपल ऐसे तो नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते कि ठीक है क्वेश्चन आया और फटाफट हम देखने लग गए। इसमें ये चेक किया जा रहा है कि क्या आप उपयोग कर सकते हैं क्या जो ज्ञान आपने सीखा है उसका। ठीक, तो उनको वो रट्टू तोता टाइप नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि नहीं, जो ज्ञान उन्होंने सीखा है, जो इतना तैयारी किया है, उसको कैसे अप्लाई किया जाए। तो देखो बहुत आसान है, अभी मैंने आपको तरीका बताया कि इसने किससे पूछा है, पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है। तो हम लगा लेते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, हम बढ़ेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर निकालेंगे पश्चिम से पूर्व का। अब सबसे पूर्व में देखो, आपको अभी देखा छोटा नागपुर से ठीक पहले कौन आता है, मैकाल श्रेणी।
यानी कि सबसे लास्ट में ऑप्शन में क्या आएगी, मैकाल श्रेणी। तो ये देखो डी ऑप्शन आपका गया और सी ऑप्शन भी आपका गया। अब आपके पास यहाँ पे भी मैकाल श्रेणी है और यहाँ पे भी मैकाल श्रेणी है। अब आपको ऑटोमेटिक पता है कि मैकाल के ठीक पहले कौन है, महादेव श्रेणी है। कौन सी है, महादेव श्रेणी। यानी कि मैकाल और महादेव आसपास ही हैं, जिसमें मैकाल पहले है उसके बाद कौन है, महादेव है। तो ये देखो ये रही महादेव। तो अब हम श्योर है कि हमारा सही आंसर क्या होगा, होगा। सबसे पश्चिम में होगी बडवानी की हिल्स, फिर होगी महादेव हिल्स, फिर होगी मैकाल हिल्स। तो ये हमारा वेस्ट टू ईस्ट है और हम आंसर निकालने के लिए कैसे जा रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, ताकि हमारा आंसर जल्दी निकल जाए और हम एग्जामिनर के चंगुल में नहीं फंसे, है ना। कभी वो कार्टून भी देखा करो, कार्टून देखते हो तो उससे बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है उससे, देखो कार्टून देखने से, पिक्चर देखने से, गाना सुनने से आपका फ्रस्ट्रेशन कम होता है। ठीक है, आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो, और जब जब माइंड आपका कूल और रिलैक्स फील करता है ना, तब तब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और मैंने पहले भी कहा है कि एनर्जी रहनी चाहिए तैयारी करते वक्त, और वो एनर्जी आप यहीं से गेन करोगे। थोड़ा आप पढ़ाई से पढ़ने के बाद थोड़ा ये सब चीज़ों थोड़ा थोड़ा देखोगे तो दिमाग एकदम कूल हो जाएगा, वापस आ जाओ पढ़ने। और इतना कूल रहकर ही आप एग्जाम को क्या कर सकते हो, पेपर को अच्छे से कर सकते हो। ठीक, तो आगे चलो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख ले। इसमें ज्यादा तरीका कैसे अप्लाई करना है उस पर जोर रखे। चलो, भारत में शांत घाटी है ना, शांत घाटी जो है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आपको पता होगा साइलेंट वैली। साइलेंट वैली एक नेशनल पार्क भी है ना। तो भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो आपको साइलेंट वैली इंग्लिश में कहते हैं। किसी को अगर नहीं आता है ना कि भाई ये शांत घाटी क्या है, तो मैं आपको इंग्लिश में भी बता रही हूँ। ये कौन सी जगह है आपके, ये जगह है आपके इंग्लिश में, सॉरी, इसको बोलते हैं साइलेंट वैली। ठीक है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, आपके केरल में स्थित है। क्लियर, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, हमें पता होना चाहिए कि साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में। और बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है ये भारत का। फिर देखो हम अब अपने अगले क्वेश्चन, चेरापूंजी। चेरापूंजी और मानसन राम के बारे में तो हर एक को पता होगा। चेरापूंजी और मानसन राम उसी मेघालय के पठार पर स्थित है। और एक ये सॉसर लाइक स्ट्रक्चर है। अब सॉसर मीन्स प्लेट नुमा या कटोरी नुमा स्ट्रक्चर है, जिसमें बेचारे बादल ट्रैप हो जाते हैं। और बादल ट्रैप हो जाते हैं और ट्रैप होकर खूब घनघोर क्या करते हैं, बारिश करते हैं। अब कहोगे मैम बताओ बना के, तो देखो ये आपकी है गारो, फिर ये है आपकी खासी, और फिर ये है आपकी जैंतिया। ठीक, और ये नीचे बाउंड्री, और यहीं पर है आपका ये मेघालय का पठार। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको नहीं दिखता कि ये एक कटोरी नुमा, एक सॉसर जो होता है, कटोरी को इंग्लिश में सॉसर पैन भी बोलते हैं, प्लेट भी बोलते हैं। तो वो जो कटोरी नुमा, प्लेट नुमा स्ट्रक्चर है, और यहाँ यहाँ पे ये गैप है, इन गैप में बेचारे बादल क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। और फंस जाने के कारण ये विश्व का सर्वाधिक बारिश पाने वाला क्या बन जाता है, जगह बन जाता है। और उसी में से एक जगह है चेरापूंजी। चेरापूंजी जो है वो आपके कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है, खासी पहाड़ियों पर स्थित है। और इसमें बहुत बारिश होती है, बहुत बारिश का मतलब 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। और चेरापूंजी से भी ज्यादा बारिश होती है आपके मेघालय के मौसम राम के अंदर, उसमें भी 1000 से ऊपर होता है। इन दोनों में होड़ चलती रहती है कि कौन ज्यादा बारिश लेगा। पर बेसिकली इस पूरे इलाके में ज्यादा बारिश होने का कारण क्या है, ये गारो, खासी और जैंतिया की हिल्स है, जो इस तरीके से सेट की गई है भगवान के द्वारा कि ये क्या लगता है, बिल्कुल एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर, एक सॉसर लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर सारे के सारे बादल बेचारे कैद हो जाते हैं और खूब क्या करते हैं, घनघोर बारिश करते हैं। क्लियर। और बादल यहीं क्यों कैद हुए, यहाँ ही इसलिए कैद हुए कि इसके ठीक ऊपर छत्ता लगा हुआ है। मतलब इसके ठीक ऊपर आप देखोगे तो ऐसे कि हिमालय है, उत्तर पूर्वी हिमालय है, तो बेचारे बादल इसको पार करके उस तरफ भी नहीं जा पा रहे। तो ये पूरी की पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, कैद हो गए हैं। कहाँ कैद हो गए हैं, इन गारो, खासी और जैंतिया हिल्स के अंदर कैद हो गए हैं। और इसी वजह से सबसे ज्यादा यहाँ क्या करते हैं, बारिश करते हैं। क्लियर। चले, तो याद रखना चेरापूंजी कहाँ स्थित है, आपके खासी पहाड़ियों के अंदर।
फिर देखो गौरा लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है। अब पार्ट क्षेत्र मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट लैंड्स हैं या पार्ट जो भूमि है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, छोटा नागपुर के पठार पर आपको ये सारा पार्ट लाइक स्ट्रक्चर या पेटलैंड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब इन्होंने आपसे एक स्पेशली एक गौर लाटा चोटी जो है वो किसी पेटलैंड पे पूछी है, तो आपको डायरेक्ट याद करना है, सीधा फैक्ट का क्वेश्चन है। ये कौन सा पार्ट है आपका, सामरी पार्ट है। तो आपको डायरेक्ट इसको क्या रखना है, याद रखना है। और याद रखने के लिए ऐसे नहीं कि आप इसका बार बार बोल बोल के या लिख लिख के करें, नहीं, आप इसको आराम से देखिए, गौर लाटा को देखिए आराम से और सामरी पार्ट को देखिए। सामरी में आपको पार्ट तो याद ही नहीं करना क्योंकि इसने पूछा है कौन से पार्ट में स्थित है, तो आपको बस इन 3 प्यारे से अक्षर सामरी पे क्या करना है, एक प्यारी सी नजर डालनी है और ये आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो क्लियर, चलूं आगे, चलो। अच्छा, तो देखो आज के 20 क्वेश्चन पूरे हुए। अब जल्द मिलेंगे हम अगली क्लास में। और जो मैं रोज कहती हूँ, आराम से सारी क्लासेस देखिए। सेकंड ग्रेड का संस्कृत एजुकेशन का आपका पेपर है। मैं आशा करती हूँ कि आपने खूब खूब पढ़ाई किया होगा, खूब खूब याद किया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझा होगा। और अब आप ये सारी की सारी एमसीक्यू क्लासेस देखनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसी में आपको सिखाऊंगी कि पेपर को आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे अटेंड करना है। जो आज तक सिखाया है, जो 4 चीज़ें आज तक सिखाई है, आज वो मैंने आपको लिख कर भी दी है। और यही आपको मेरे साथ एमसीक्यू में देखते जाना है कि हम आपको एक एक क्वेश्चन को कैसे कैसे हैंडल करना होगा। आगे की क्लासेस में मैं आपको और तरीके अच्छे बताऊंगी। ये सारे तरीकों से हम इस बार पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे, ताकि हमारी तैयारी में जो एक छोटी सी मिस्टेक रह जाती है ना गलती से, और जो हमें इतनी भारी पड़ती है कि हमें इस चक्रीय में फिर से फंसना पड़ता है, वो गलती हम इस बार नहीं करेंगे। इसलिए क्लास को रेगुलर देखें, बार बार रिविजन करें, और क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हम मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।